25 साल से कम उम्र के बच्चों को सुबह में उठ के 4 घंटे का उपवास। 25 साल से ऊपर है उनका 6 घंटे का उपवास। जो बहुत रोगी है यानी कि उनको कोई ऐसा रोग है जिसमें डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिए, असाध्य रोग, जिनको कोई कठिन रोग है, असाध्य रोग है और डॉक्टर ने कहा है ना मिटने वाला रोग है सादी भाषा में, उन लोगों को उठने के बाद 8 घंटे का उपवास। ये उपवास ही आपका परम औषध है, इसीलिए मैं उपवास की अवधि बता रही हूँ। बच्चों के उपवास, जिनको कोई रोग नहीं है, तो आपको घर में क्या करना है, केवल बच्चों को 11-12 बजे तक अपक्व भोजन, जूस फ्रूट सलाद पे रखना है। उसके बाद उनको आप भोजन दे सकते हो, लेकिन सुबह का वक्त, सुबह का लंगर जब मांगे तब जूस फ्रूट और सैलेड, पक्व गैस के आंच के ऊपर चढ़ा हुआ कोई भी नाश्ता नहीं। ये आपके बच्चे को, आपकी धरोहर को कभी बीमार नहीं करेगा, क्योंकि वो बच्चा कभी बीमार होगा ही नहीं। उसको पूछने का नहीं कि बेटा तुझे जूस दूं, वो मांगे तब दो। ये पहला स्टेप जो घर में अपनाना है, आपको नहीं। जो रोगी है वो सुबह उठ के जूस नहीं पिए, वो सुबह उठ के ड्राई फास्टिंग, एयर फास्टिंग, कुछ भी न डालना जब तक रह पाओ तब तक। अब आपको वॉल क्लॉक नहीं देखनी है, केवल बॉडी क्लॉक फॉलो करनी है। जब भी शरीर मांगे दे दो। अभी तो आप सेमिनार में, लेकिन जब आप घर पे जाओगे, जैसे कि आप योग प्राणायाम करते हो, जॉगिंग करते हो, वॉकिंग करते हो, स्विमिंग करते हो, कुछ भी करते हो, कुछ भी आप एक्सरसाइज करते हो, तो शरीर पानी मांगेगा। तो तब आपको अपनी प्यास को, ऐसा हम नहीं कहते कि आप दबाओ। जो भी इंसान एक्सरसाइज करता है, रह पाता है, वहां तक रहे। जो एक्सरसाइज नहीं करता है उनका उपवास हो सकता है। तो जब तक आप कर पाओ उतना ड्राई फास्टिंग, बिना पानी का उपवास, वो सबसे उत्तम है। सुबह का उपवास किसी भी किस्म के रोग को वो सुबह का एयर फास्टिंग मिटाएगा। जितना कर पाओ उतना। हम बार बार बोल रहे हैं कि अपने शरीर के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं। आप शुरुआत तो करो, आहिस्ता आहिस्ता आपका शरीर ऐसा ही हो जाएगा कि आपको 12 बजे से पहले भूख ही नहीं लगेगी। आदत बन जाती है कि कितना भी काम कर लो, कितनी भी तपश्चर्या कर लो, हार्ड वर्किंग कर लो, लेकिन प्यास नहीं लगती, क्योंकि आदत बन जाती है। हाँ, 1-2 घंटा आगे पीछे हो सकता है कि 12 के बजाय 11 पे हो सकता है। तो आप उठने के बाद 6 से 8 घंटे का उपवास आहिस्ता आहिस्ता आप शुरू करना, जितना कर पाओ। जब आपका शरीर झुकने लगे, आपको नमी लगने लगे, आपको ऐसा लगे कि नहीं अब मुझसे नहीं रहा जाएगा, तो फिर आप घड़ी मत देखना, नींबू पानी पी लो। दिन की शुरुआत कोलाइटिस वाले छोड़ के, अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले नींबू नहीं पी सकते। बाकी आप नींबू पानी, शहद, थोड़ा सा सौंठ डाल के पी सकते हो। और अगर ग्रीन जूस तैयार है तो दिन की शुरुआत आप ग्रीन जूस से कीजिए। हरी पत्तियों का रस वो सबसे उत्तम है हर रोग के लिए।
तो ऐसा ग्रीन जूस आप उपवास छोड़ते वक्त सर्वप्रथम ग्रीन जूस पिए। अगर ग्रीन जूस रेडी अभी नहीं हुआ है तो आप, हमने बताया, नींबू पानी पी लीजिए। जिसका हीमोग्लोबिन कम है, जैसे कोई कैंसर पेशेंट है, तो उनके लिए फिंडला का जूस यानी प्रिकली पेयर का जूस कंपलसरी है, क्योंकि कैंसर पेशेंट को हीमोग्लोबिन सबसे कम रहता है और उनके लिए अगर हीमोग्लोबिन कम हुआ तभी कैंसर दोबारा आता है या फैलता है। शरीर में कैंसर फैलने की एक ही वजह होती है कि उनका हीमोग्लोबिन जब कम होता है तो कैंसर बहुत फट से फैल जाता है। तो उनको ध्यान रखना है कि अपने प्लेटलेट काउंट कम न हो जाए और उनका हीमोग्लोबिन कम न होना चाहिए। कैल्शियम भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैंसर की जो दवाइयाँ होती हैं वो दवाइयों की साइड इफेक्ट से हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, B12, D3 वो सब कम हो जाता है और ये सब कम होते ही उनकी इम्यूनिटी कम होती है और इम्यूनिटी कम हुई फिर इंसान गया, क्योंकि फिर उसका चलना फिरना बंद हो जाता है, अपना काम फिर खुद नहीं कर पाते, फिर गुस्सा बहुत करते हैं, चिड़चिड़ापन। वो इंसान ऐसा नहीं होता है गुस्सा वाला, लेकिन वो बेचारा जो दवाई खा रहा है वो इतनी गर्म होती है कि वो दवाई से उनका माइंड तेज हो जाता है और गुस्सा आ जाता है। वो दवाई का कारण है। कोई भी इंसान कभी दिल से नहीं चाहेगा कि वो गुस्सा करे, वो प्यार ही देना चाहता है, लेकिन उसको आ जाता है क्योंकि दवाई की गर्मी शरीर में इतनी होती है। एलोपैथ दवाई कोई भी किस्म की हो, कोई भी कंपनी की हो, लेकिन आप कोई भी रोग की दवाई ले रहे हो एलोपैथ, तो वो जरूर आपके शरीर में हीट पैदा करेगी, आपके शरीर में वो गर्मी पैदा करेगी। तो हमें एलोपैथी दवाई से बचना है। यही एक ऐसा सिस्टम है जो आपको एलोपैथी दवाई से बचाए रखेगा। आपको किसी भी किस्म की दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आपने पहले चातुर्मास रसाहार, फलाहार, रॉ डाइट पे कर लिए और फिर आप मध्यम मार्ग पे चले और हफ्ते में 1 या 2 फास्ट, जैसा आपका रोग कठिन रोग है तो आप हफ्ते में 2 फास्ट, 3 दिन में 1 फास्ट कर लीजिए रॉ डाइट, फिर बाकी के 3 दिन आप खाइए, फिर से 1 उपवास कीजिए, फिर 3 दिन खाइए या 2 दिन खाइए, 1 उपवास कीजिए। उपवास यानी रसाहार, फलाहार या फिर जितना हो पाए उतना एयर फास्टिंग, निर्जल उपवास, जितना कर पाए उतना घंटा। मैं दिन की नहीं बोल रही, जितना कर पाए उतना। आजीवन आपका कैंसर कभी लौट के नहीं आएगा। आप करके देखिए, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं उनको करीबन 18 साल हो गए, यानी हमसे भी पुराने साधक है। एक गजेरा करके है, नाम मैं भूल गई उनका, बम्बई में है, लक्ष्मीबेन गजेरा या ऐसा कोई नाम है। उनका 18 साल हो गया, उनका कैंसर आज तक कभी रिपोर्ट में आया ही नहीं है। तो वो अभी मध्यम मार्ग अपनाते हैं और बीच बीच में ऐसा एकाहार वाला कर लेते हैं। जैसे अभी वो कभी 21 दिन तो कभी 1.5 महीना 2 महीना वो ऑर्गेनिक अंगूर पे करेंगे। जब मैंगो का आएगा, जैसे मैंगो का वक्त आता है मई में और जून में ऐसे, तब वो मैंगो पे, ऑर्गेनिक मैंगो पे कायाकल्प कर लेते हैं। तो ऐसे साल में समझो वो 2-3 कल्प और ऐसे अपने के ऊपर ऐसे मल्टी, जैसे नवरात्रि आई तो दोनों नवरात्रि कर ली और 2 कल्प कर लिए, तो हो गया ना साल में 4 बार, हर 3 महीने में डिटॉक्स कर दिया, तो उनका कैंसर 18 साल में भी वापस नहीं आया है। तो कोई भी रोग जो आया
वो नहीं जाएगा और वापस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपके अंदर कोई भी रोग है 100% वापस जाएगा, लेकिन तपश्चर्या करनी होगी। और तपश्चर्या घर पे नहीं होती है तो आप 12 महीने में 4 सेमिनार कर लो। हम है तो सब कुछ है, हम ही नहीं है तो फिर क्या है? लोग बोलते हमें वक्त नहीं है। इंसान को खुद के लिए वक्त नहीं है, औरों के लिए क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता है। केवल ये कमाना, इसका बैलेंस ऊपर नहीं है, यहाँ की बैंक में है। ऊपर की बैंक में तो अलग खाता चलता है कि आप औरों के लिए क्या कर रहे हो। बहुत कमाया, बहुत जमा किया डिलक्स रूम में एडमिट होने के लिए कि आखिरी वक्त में काम आए। ऐसा सोचे ही क्यों कि आखिरी वक्त हम अस्पताल में बिताए? क्यों अच्छी सेवा में, अच्छी जगह पे भजन कीर्तन और तप सेवा सुमिरन में हम अपना जीवन क्यों न बिताए? जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। तो हम ऐसा ही क्यों ना सोचे कि हम स्वस्थ हैं और हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे और औरों को स्वस्थ करेंगे, तो परमात्मा आपको कभी बीमार नहीं करेगा। आप हमेशा दौड़ते, भागते, चलते फिरते, नाचते कूदते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा। जैसी हमारी सोच होती है ना, भगवान हमें वैसा ही रखता है। उम्र कुछ भी काम नहीं करती है उसमें। हमारे कीर्ति बा भी हमें बोलते हैं आपको हमें डांस सिखाना है, हमें करना है डांस। अभी भी बोलते हैं, बोलो इस उम्र में इतना उमंग, ये कोई कम बात है? तो ऐसा उमंग होना चाहिए जीवन के प्रति। परमात्मा ने आपको मनुष्य अवतार दिया है, क्या गुस्सा करने के लिए दिया है? झगड़े करने के लिए नहीं, प्यार बांटने के लिए आपको दुनिया में भेजा है। क्या लेके जाओगे? जाना तो सबको एक दिन है, मुझे भी और आपको भी। तो हम हमारे जाने के बाद भी हम जीवंत रहे, ऐसा अपना व्यक्तित्व खड़ा करें। केवल अमर शरीर से नहीं रहा जाता है। अमरत्व तो हर किसी को परमात्मा ने अपने स्वभाव में दिया हुआ है, प्रेम। लेकिन इंसान भूल जाता है और इतना तिरस्कार बरसाता है अपनों पे कि पूछो ही मत। और उनका रोग और उनकी दवाई जवाबदार है उसमें, उसकी वजह से उनका तनाव बढ़ जाता है। अब आप अपने जीवन को दर्द रहित और दवा रहित बनाए, नेचुरल डाइट सिस्टम पे। तो ये हुआ तब शुरुआत। ऑटोफेगी को एक्टिव करें। ऑटोफेगी के बारे में भी हम आपको समझाएंगे डीप में, लेकिन शायद कल प्रदीप भाई में ऑटोफेगी आ जाती है, इसीलिए मैं उसमें आप हमारा वक्त बर्बाद नहीं करती हूँ, मैं आगे बताती हूँ। ऑटोफेगी यानी 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग जब एक्टिव होता है, तब वैसे ही आपकी किडनी फ्री नहीं बैठी रहेगी, वो आपके रोग को हटाने में काम करेगी। उपवास जो काम करता है वो ऑटोफेगी। स्वयं पोषण की प्रक्रिया जागरूक होती है, तब इंसुलिन और ग्लूकोगन हमारे शरीर में 2 स्त्राव होते हैं। ये साइंटिफिक भाषा में बता रही है। हमारे शरीर में 2 स्त्राव होते हैं, एक होता है इंसुलिन और दूसरा होता है ग्लूकोगन। तो ग्लूकोगन और इंसुलिन हमारे बॉडी में दोनों, जैसे बच्चे गार्डन में सी सॉ खेलते हैं ना, आमने सामने बैठते हैं, एक बच्चा ऊपर तो दूसरा नीचे, फिर दोनों ऐसे, फिर एक ऊपर एक नीचे, ऐसे होते हैं ना। तो ऐसे हुआ, फिर यूं, फिर यूं, 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 ऐसे बच्चे खेलते हैं ना सी सॉ गार्डन में। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में ऑटोफेगी में ग्लूकोगन और इंसुलिन सी शॉ खेलते हैं। जब आप इधर पानी भी नहीं डालते हो, एयर फास्टिंग,
ड्राई फास्टिंग, कुछ भी नहीं डालते, तब आपका ग्लूकोगन ऊपर और इंसुलिन नीचे। इंसुलिन नीचे यानी गया डायबिटीज। आपका शुगर अंगूर पे भी कैसे जाएगा, क्योंकि आप सुबह का फास्टिंग कर रहे हो ना। ये सुबह का फास्टिंग, आपका शुगर का लेवल, इंसुलिन नीचे है, ग्लूकोगन ऊपर है, यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति अब आपकी चरम सीमा पे है। इतनी अंदर से एक्टिव हो जाएगी ये सुबह के फास्टिंग से कि कोई भी रोग रास्ते में आया उसको हटा देगा। अगर आपने सुबह में थायराइड की गोली ले ली और एक घूंट केवल पानी पी लिया तो आपका रोग जाएगा जरूर, लेकिन इतना फास्ट नहीं जाएगा जितना ड्राई फास्टिंग में जाएगा। सुबह का लंघन, और वो भी निर्जल उपवास, और वो उपवास का महत्व, यानी केवल 5 दिन में ऑर्गेनिक अंगूर पे आपका डायबिटीज बिल्कुल नॉर्मल आएगा। अपना मशीन अपने पास में रखना और खुद चेक करना रोज। ये है ड्राई फास्टिंग और ऑर्गेनिक का महत्व। ऑर्गेनिक चीज सही में फायदा क्या करती है वो आप 5 दिन में अपना रिजल्ट, आपके परिणाम के ऊपर आधारित है। ये ऑटोफैगी में जब ग्लूकोगन ऊपर आया और आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति अब ऊपर आ गई, तो आगे पीछे फिर जब अमृत ज्यादा होता है ना, तो थोड़ा सा जहर भी अंदर हो ना, तो वो फेंक देता है बाहर। तो ऐसे ही आपने जब उपवास कर लिया और उपवास के बाद जब आप ग्रीन जूस डालोगे, यानी उससे आपका क्लोरोफिल बनेगा, आपका जो खून है उसमें क्लोरोफिल बनेगा और खून आपका साफ होगा। रोग आपके खून में है तब वो रिपोर्ट में डिटेक्ट होता है। प्रिस्क्रिप्शन पे बाद में आता है। जब डॉक्टर हमारा लेबोरेटरी में टेस्ट करवाता है तो फिर हमें क्या होता है, जब हमारा टेस्ट होता है तो लेबोरेटरी में हम टेस्ट करवाते हैं, तो शाम तक या दूसरे दिन हमारे रिपोर्ट्स आ जाते हैं। उसमें हमारा पूरा बॉडी प्रोफाइल जो जो हमने करवाया है उसके रिपोर्ट, खून का सैंपल कितना होता है, इतना सा, और एक ही खून में से कितने सारे रिपोर्ट आते हैं। तो सोचिए आप कि सारी गंदगी हमारे खून में आ चुकी है, और हमारा खून जब खराब हो चुका है, गंदा हो चुका है, तो सोच कैसे अच्छी हो, क्योंकि पूरे शरीर में तो ऊपर से नीचे हमारा खून बह रहा है। तो पहले हमें खून को साफ करना है। तो खून को साफ करने के लिए ग्रीन जूस है। तो इसीलिए ग्रीन जूस हमें पेट भर के पीना है। और जैसे आपने ग्रीन जूस पिया और फिर आप उसका असर देखोगे, क्योंकि उसमें पत्तियां, सब्जियां, आंवले सब कुछ है, तो उसकी वजह से आपके पेट की 2 घंटे के अंदर सफाई होगी। तो जब भी आप ग्रीन जूस पिएंगे पेट भर के पिएंगे, क्योंकि तभी आपकी सफाई होगी। लोग क्या करते, 1 गिलास पीते हैं फिर बोलते अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। जितनी जगह है आपका पेट भरे तब तक हम आपको मोनो डाइट, ये सेमिनार मोनो डाइट का है, तो आपने पेट भर के आहिस्ता आहिस्ता शिप शिप घूंट घूंट आप जब पी रहे होते हैं ग्रीन जूस, तो उसको आप एक एक शिप में आप परमात्मा का नाम लेके पीजिए। वो अमृत है, वो आपने पिया, अब वो उसका अमरत्व अंदर फैलाएगा और 2 घंटे में आपकी सारी गंदगी वो निकाल देगा। फिर 2 घंटे के बाद आपको अंगूर दिए जाएंगे, आप पेट भर के अंगूर खाइए। फिर आपको 4 साढ़े 4 बजे फिर वापस आपको अंगूर का जूस दिया जाएगा। हमने 2-2.5 घंटे का गैप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसका असर आपके शरीर में आए। एकदम ऊपर ऊपर दे देंगे तो परिणाम इतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि
वो हजम होने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। ग्रेप्स में काफ़ी कैलोरी होती है, इसीलिए आपको शेड्यूल बना के दिया जाता है। फिर आपको 4:30 बजे जैसे जूस लिया, जूस पी के सीधा 4:30 बजे हम इधर आ जाएंगे। 5 बजे का वक्त होगा शायद लेक्चर का, 5 से 7 का। तो 4:30 बजे हम जूस पीने गए, जूस पी के हम इधर आए। फिर लेक्चर के बाद 7 बजे फिर से अंगूर होंगे पेट भर के। तो ऐसे आपको दिया जाएगा। आपको भूख बिल्कुल नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी आपको परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। जो भी लोग आपका डायबिटीज़ या बीपी मापने का जो साधन आप लाए हो, तो आप अपना खुद चेक करना। आहिस्ता आहिस्ता आपका दवाई जो आप लेते हो वो कम करके 3 दिन के अंदर, चौथे दिन आपकी दवाई शायद जो डायबिटिक पेशेंट है उसकी चौथे दिन बंद हो जाएगी। लेकिन आपको मेंशन खुद करना पड़ेगा चेक करके। पहले ही दिन से बीपी, डायबिटीज और थायराइड, ये 3 पेशेंट अपनी दवाइयाँ बंद ना करें, क्योंकि थायराइड वाले पेशेंट को हम दवाई ये सेमिनार में बंद नहीं करवाएंगे, आपको चालू रखनी है थायराइड पेशेंट को। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम कम करते करते ग्रेजुअली बंद करवा देंगे, लेकिन शुरुआत में नहीं। बीपी डायबिटीज़ तो 3 दिन में बंद हो जाएगी। तो आपको अपनी जो भी आप रोग लेके आए हो उसमें बीपी डायबिटीज़ वाले पेशेंट अपनी गोलियां चालू रखें, आहिस्ता आहिस्ता डोज कम करें। अभी 12, ये घड़ी सही है? पीछे 15 मिनट पीछे। हाँ, कब से मोना दीदी हमें इशारा कर रही है, लेकिन मैं इस पे